निकाह के बाद इस वक्त काजी साहब दुआ करवा रहे थे जब दानियाल के फ़ोन पर किसी की कॉल आई। बगैर देखे इसने कॉल काट दी थी। कुछ सेकंड बाद फ़ोन दोबारा बजने लगा। इसने इसे साइलेंट पर लगा दिया। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, ये हज़ारों मील दूर रुखसाना ने सोचा था, लेकिन उसे क्या मालूम कि उसका बेटा मीलों दूर क्या काम कर चुका था। पाकिस्तान से दूर, बहुत दूर, पूरे 3 घंटे पीछे स्पेन का दारुल खिलाफा मैड्रिड इस वक्त सुबह के 8:30 बजा रहा था। डी टोरे डी मैड्रिड का टावर को पीछे छोड़ते हुए वहाँ के कुशादा और वसी सड़क को अबूर करते हुए आगे जाएं तो हम तर्ज पर बनी बुलंदो बाला इमारतें और साथ में चलती हुई कुशादा फुटपाथ और इससे हम कदम मिलाती हुई चौड़ी चकली सड़क आती है और आमने सामने बड़ी इमारतों की खिड़कियों में से किसी ने स्पानवी झंडा बाहर लटकाया हुआ तो किसी ने अपने कपड़े। यहाँ के बाज़ इलाके तारीखी लाहौर और मुल्तान की याद दिलाते हैं तो कुछ पुराने हैदराबाद जैसी, लेकिन ये इलाका इससे कदरे मुख्तलिफ और जदीद तर्ज पर बना हुआ था। इन्हीं इमारतों में से एक इमारत में कल दानियाल का निकाह हुआ था। निकाह के बाद दानियाल ऐसा मगन हुआ था कि इसने अपनी फ़ोन कॉल को चेक करने की भी जहमत नहीं की थी। रुखसाना की सारी कोशिशें रायगा गई थी क्योंकि दानियाल मोबाइल बंद करके हर फिक्र से आज़ाद होकर बैठा था। नाश्ता करने के बाद उसे रात आई कॉल का ख्याल आया था और इसी ख्याल के तहत वो बेडरूम में अपना मोबाइल लेने बढ़ा। अपना मोबाइल उठाकर इसने पावर बटन दबाया था, साथ ही एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डाली जहाँ नूर अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी और यकीनन 20 मिनट से पहले उसे बाहर नहीं आना था। पुरस्कून सा हाथों में मोबाइल को घुमाते हुए ओपन किचन से मुल्क लिविंग रूम में आया था। मसरूफ़ से अंदाज में वो कॉल लॉग चेक कर रहा था। आंखों में फ़िक्र थी। इस वक्त वो स्याह शर्ट और हमरंगी ढीले ढाले से ट्रैक सूट में मलबूस था। सुर्खी माइल रंग देखने में पुरकशिश और वजीह था। अल्लाह जाने रुखसाना का ये बच्चा किस पर चला गया था। ऐसी बात नहीं थी कि उसके दूसरे बच्चे हुस्न में कोई कम थे, लेकिन दानियाल सबसे मुनफरिद था। अक्सर करीबी रिश्तेदार इसे इसकी मरहूम दादी में मिलाते थे। अम्मी, ये अम्मी को इस वक्त क्या मेरी क्या याद आई थी। कॉल लॉग पर रुखसाना का नाम उभरते ही दानियाल तशवीश से बड़बड़ाया। वजह जानने के लिए उसने कॉल मिला दी थी। दूसरी तरफ बेल जारी थी। मसरूफ़ से अंदाज में वो सोफ़े पर बैठा मुसलसल सोफ़े के बाजू पर अपने नाखूनों से चिड़चिड़ाहट पैदा कर रहा था। मीलों दूर पाकिस्तान में रुखसाना अभी भी अपना मोबाइल सोफ़े पर छोड़कर उठी थी। घंटी की आवाज़ पर वापस पलटी। स्क्रीन पर दानियाल का जगमगाता नाम देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। इसने झट से फ़ोन उठाया, फिर उधर मौजूद मुलाजमा को आंखों के इशारे से दूर जाने को कहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दानियाल ने फ़ौरन से कहा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो दानियाल, और कल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था। उसने शिकवा भी साथ ही कर डाला। दानियाल का चेहरा स्पॉट होने लगा। बस कुछ मसरूफियत थी, दानियाल ने अपना लहजा पुरस्कून रखते हुए धीमे लहजे में जवाब दिया। तो क्यों इतना मसरूफ़ रखा हुआ है खुद को, तुम सरदार हो, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम्हें अब यहाँ आ जाना चाहिए, रुखसाना ने जताते लहजे में कहा। दानियाल ने इसकी बात पर सर झटका था। बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रही हैं, पर कुछ काम निपटाने हैं इधर। अंदाज में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था। ऐसे क्या कहा आपने, कल क्यों फ़ोन किया था। दानियाल ने रुखसाना की बात दरमियान में ही काट दी। मुझे कुछ बताना था तुम्हें। इतनी मासूम नज़र आने वाली हाला इस कदर चालाक और संगदिल निकलेगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और गलती हमारी भी तो थी जो इससे इतने आराम से रखा। अब खून अपना असर तो दिखाएगा ना। दानियाल फ़ोन कान से लगाए सोफ़े की टेक छोड़कर थोड़ा आगे हुआ। अच्छा खासा रमज़ान से शादी करवा रहे थे हम, उसकी न जाने क्या सूझी जो अपनी खाला के नक्शे कदम पर चल निकली। दानियाल ने दाएं कान से फ़ोन हटाकर बाएं तरफ लगाया। जैसे ही हमें पता चला तो तुम्हारे बाबा चंद लोगों को लेकर उसे ढूंढने गए, मगर वो लड़की न जाने कहाँ चली गई और तुम्हारे बाबा को भी पता नहीं किसने गोली मार दी। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। दानियाल, तुम वापस आ जाओ, आकर सरदारी संभाल लो। मेरी बात सुन रहे हो ना। जी, कोशिश करूँगा जल्द आने की, दानियाल ने संजीदगी से कहा। तुम्हें पता है ना सरदार कैसा होता है। रुखसाना के सवाल पर इसे वो सारे लम्हात याद आए जब जब रुखसाना ने इसे बताया था कि सरदार कैसा होता। दानियाल ने एक बेजार सी शक्ल बनाई। वही पुरानी बातें, वही रटे रुटाए जुमले। सरदार तुम्हारे बाबा की तरह होता है, इंसाफ पसंद, जिसे कोई लम्हा कोई रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकता, जो अपनी बहनों को भी सज़ा दे सकता हो, जो मैं मुजरिम के लिए अपने दिल में नरमी न रखे, चाहे मुजरिम उससे उसका खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। सज़ा देते हुए इसका दिल ना कांपता। और रुखसाना ने बिल्कुल उसी तरह उसे समझाया था जैसे वो 7 साल के दानियाल को समझाती थी, और दानियाल ने भी बिल्कुल उसी तरह से सर हिलाया था जैसे 7 साल का दानियाल हिलाता था। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने जल्दी से अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया। नूर बाहर आकर गीले बाल तौलिए से रगड़ रही थी। उसने एक अचंती हुई निगाह कमरे से बाहर डालकर सोफ़े पर आड़े तिरछे बैठे दानियाल को देखा। क्या हुआ दानियाल, कुछ हुआ है। नूर ने कमरे से आवाज़ लगाकर पूछा। दानियाल ने बैठे बैठे ही गर्दन मोड़कर उसे देखा।
बाबा को गोली लग गई, उधर मेरी ज़रूरत है, मुझे पाकिस्तान जाकर सरदारी संभालनी होगी। उसने मुख्तसरन इसे तफसील बता दी, बाकी बातें गोल कर दी। नूर ने चंद सानिये हैरत से उसे देखा, फिर इसके चेहरे के तासरात एकदम बदले। ओ खुदाया, अंकल को गोली लगी, तुम्हें फ़ौरन वहाँ होना चाहिए। तौलिया एक तरफ फेंकते वो इसके साथ सोफ़े पर आकर बैठी। मैं अगले हफ्ते की टिकट्स कंफर्म करवा देता हूँ, दानियाल ने नूर की बात से मुतफिक होते हुए कहा था। नूर ने भी जवाबन इस बात में गर्दन हिलाई। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी, उसे जल्द ये खबर अपने वालिदैन को पहुंचानी थी। इतनी जल्दी उसकी मंजिल इसके करीब आ जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक आम सी नूर इससे एक बीबी साईं तक का सफ़र नूर को गुदगुदा रहा था। बेखुदी में एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आन ठहरी थी। कोई चीज़ रेंगती हुई इसके जिस्म पर आगे बढ़ रही थी, आगे आगे और आगे। इसका सांस खुश्क हो रहा था, दिल की धड़कन हद से सवा थी, पूरा जिस्म पसीने में शराबूर महसूस हो रहा था। गुप अंधेरा आंखों पर पर्दा डाले हुए था, वो कुछ भी देखने से कासिर थी। वो चीज़ रेंगती हुई इसकी गर्दन तक आ गई और इसकी धड़कन वहीं की वहीं रह गई। करीब ही किसी चीज़ की फनकार इसे अपने कानों में सुनाई दी। यकीनन वो सांप की फनकार थी। ख्याल आते इसके रहे सही आसान भी खता हो गया। अचानक हर चीज़ रोशनी में नहा गई। उसने बेसाख्ता अपनी आंखों पर हाथ रखा। आहिस्ता आहिस्ता आंखें रोशनी से मनहूस हुई तो धीरे से उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वो बिल्कुल अकेली थी, लेटी हुई थी। इसके ऊपर छत थी, लकड़ी के चंद तख्ते और इन पर मिट्टी सनसनाती हुई कोई चीज़ इसके पास से गुजरी। वो चीज़ अब इसके जिस्म में चढ़ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद पर काबिज हो रही थी। इसकी लंबी सुर्ख जुबान इसके मुँह से वक्फे वक्फे से बाहर आ रही थी। उसका दम घुटने लगा था। हिलजुल कर इसने इस चीज़ को खुद से अलग करना चाहा, मगर इसका जिस्म मफलूज हो चुका था। हरकत का इख्तियार अब इससे ले लिया गया था। अचानक इसे एक बिच्छू इसके चेहरे पर रेंग गया था। इससे पहले कि इसे कुछ सोचने का मौका मिलता, इसके वजूद पर लिपटे हुए सांप ने अपना जहर इसके खून में शामिल कर दिया। तकलीफ और दर्द के बायस इसके आवाज़ सुन हो रहे थे। इसकी बुलंद शगाफ चीखें हर तरफ गूंज रही थी। आयमा, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर डॉक्टर। आंख खुलने पर इसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। इसका चेहरा ऑक्सीजन मास्क से ढका हुआ था। उसे अपने हाथ पर सुई की चुभन महसूस हो रही थी। कतरा कतरा उसे ज़िंदगी की तरफ ला रहा था। वो तो कब्र में थी, फिर यहाँ पर कैसे? उसने बेयकीनी से आंखें खोलकर अपने अतराफ में देखा। एक चेहरा शनासा था उसके शोहर का, मगर दूसरा दूसरे को वो नहीं जानती थी। सिकंदर की आवाज़ पर एक डॉक्टर आकर उसका मुआयना कर रही थी। वो सारा वक्त यूं ही खामोश बैठी रही। डॉक्टर भाई जा चुकी थी जब सिकंदर ने उसे पुकारा। कैसी हो? सिकंदर के सवाल पर इसने नज़रें उठाकर उसे देखा। सिकंदर को इसके देखने पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसने अपना सर नीचे झुका लिया। मुझे माफ़ कर दो, सिकंदर ने शर्मिंदगी से कहा। एम्मा धीमा सा मुस्कुराई। मुझे आपने बाहर निकाला है, कहा ज़्यादा लहजे में इसने सिकंदर को देखते हुए कहा। मैंने नहीं, हमने। सर को नफ़ी में हिलाया। एम्मा ने एक नज़र बैठ के एक तरफ खड़े बशीर पर डाली, फिर दोबारा से सिकंदर की सीमा देखा। हल्का सा आगे होते वो थोड़ा झुकी। कौन है ये? एम्मा ने राजदराना लहजे में पूछा, मगर बशीर को सुनाई दे गया था। उसे इसकी एहतियात पर हंसी आई थी। तुम नहीं जानती? सिकंदर का मुंह हैरत के मारे 2 इंच खुल चुका था। आयमा ने हैरत से अपनी गर्दन नफ़ी में हिलाई। बशीर दोनों को तनकीदी निगाहों से देख रहा था। जब सिकंदर ने इसे सवालिया निगाहों से देखा कि अब तो अपना तारुफ करवा दो, उसने एक गहरी सांस अंदर उतारी, फिर आयमा की तरफ मुतवज्जा हुआ। आयमा, मैं बशीर हूँ। बशीर ने बस इतना कहकर इसके चेहरे का जायज़ा लिया, जो नाफहम निगाहों से इसे ही देख रही थी। सिकंदर भी आयमा को ही देख रहा था। क्या ये सब मुझे भूल चुके हैं? उसके दिल में ख्याल आया। कौन बशीर? और बशीर को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया। वो जो सोच रहा था कि इसके रिश्तों ने इसे याद रखा हुआ होगा, लेकिन अब उसे इदराक हो रहा था कि वो भी मरने वालों की तरह चंद सालों बाद फरामोश कर दिया गया है। मरने के बाद इंसान कितने साल याद रखा जा सकता है? 1 साल, 5 साल, 10 साल, फिर भी वो और मुर्दों की तरह फरामोश कर दिया जाता। बशीर को सख्त नदामत होने लगी, अपनी ज़ात अर्ज़ां लगने लगी। वही बशीर जिसको तुम लोगों ने जला हुआ समझ लिया था और ये तक नहीं सोचा कि कुएं से मिलने वाली एक लाश अगर गली सड़ी है तो दूसरी गलने सड़ने के साथ जली हुई क्यों है? इंतहाई तपे हुए लहजे में इसने जवाब दिया। सिकंदर ने एक नज़र उठाकर उसे देखा। एम्मा अब तक बेयकीन थी। मैं उस बात पर क्यों यकीन करूं कि तुम वही बशीर हो जिसको सालों पहले दफना दिया गया था और इसकी कब्र अभी तक मौजूद है और उसी पर उसी के नाम की तख्ती भी लगी है। कब्र तो तुम्हारी भी मौजूद है। बामा निशानियों नाम। बशीर का लहजा सच से सर्द होता जा रहा था। एम्मा लाजवाब सी उसे देख रही थी। ये सच ही तो था। वो जिंदा इधर इस हाल में बैठी, अगर सालों बाद वो भी इस तरह अपने घर वालों से आकर कहे कि मैं वही आयमा हूँ जिसकी कब्र पर जाकर तुम सब फातिहा पढ़कर आते हो, मैं तो ज़िंदा हूँ, तो क्या ये सालों बाद इसके मुंह पर तमाचा नहीं होगा? आपको कब्र से किसने बाहर निकाला था? लहजते लहजे में इसने सवाल किया। बशीर ने एक धीमा सा कहका लगाया। मैं कब्र में गया ही नहीं था। कहते हुए वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। टेक छोड़कर आगे झुका और कुर्सी आगे पीछे हिलाई। सिकंदर हैरत से इन दोनों को देख रहा था। हैरत का झटके उससे भी लग रहे थे।
मेरी सौतेली माँ ने मेरी सगी माँ को मरवाया, मगर इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुँच गया। उसे अपने सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा। बताओ मुझे, क्या ये मेरे लिए आसान होता कि उसी घर में वापस चला आता जहाँ मेरी माँ की कातिल है? मुझे मुनासिब यही लगा कि खुद को भी मार लूँ। हाँ, बस ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे इसका मौका कुदरत ने ही फराहम कर दिया था। इस ज़ात को मुझे बचाना था, मुझे बचा लिया, मुझे ज़िंदा रखा ताकि वो इन लोगों का मुकाफ़ात अमल मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाए। बशीर ने एक गहरी सांस भरकर इन दोनों को देखा जो इसी की तरफ देख रहे थे। आयमा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। अगर ताई अम्मी ने हमारे साथ ये सब कुछ ना किया होता तो मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं करती। कुछ सानियों बाद जब आयमा की आवाज़ की बाज़गश गूंजी तो वह ठहरी हुई थी। मैं जानता था जहरीली चीज़ें हमेशा पुरसकून रहती हैं, देखने वालों के लिए बेज़रर, मगर आपका एतमाद जीतने में वही आपको डस लेती हैं। यही हूर जहाँ की फितरत है। वो बिच्छू है, सांप की तरह पुरसकून रहती, अपना ज़ाहिर तितली जैसा बनाया वैसने, लेकिन अंदर से इन जानवरों से भी ज़्यादा जहरीली है। अस्पताल का कमरा सर्द होता जा रहा था। एम्मा की ड्रिप खत्म होने तक वो वहीं बैठे एक दूसरे के हालात पूछते रहे, या यूं कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि एम्मा ही बशीर को कुरेद रही थी। वो तो इसके बारे में सब जानता ही था। हम कनाडा जा रहे हैं तबरेज़ के पास, तुम्हें मैं कसर लेकर नहीं जा सकता, सिकंदर ने शर्मिंदा लहजे में एम्मा से कहा। इसके इनकार का मतलब वो समझ गई थी। यकीनन वो अब नाकाबिले कबूल हो चुकी थी। आप दोनों का वहीं जाना ज़्यादा बेहतर होगा। मैं भी अब चलता हूँ। कोई लायामल तैयार करके हाला को भी वहाँ से जल्द निकाल लेंगे। मैं अब चलता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। बशीर के जाने के बाद सिकंदर ने पाकिस्तान एम्बेसी फ़ोन करके आयमा के लिए अर्जेंट वीज़े का बंदोबस्त कराया और फिर थोड़ी देर के लिए कसरे उबैद चला गया। उसे अपने माँ बाप से बात करनी थी। मैं अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, मेरा अब यहाँ दिल नहीं लगता। सिकंदर ने अपने वालिदैन के सामने बहाना बनाया। हमें छोड़कर चले जाओगे? आयशा नाज ने पूछा था। सवाल बहुत जज्बाती था। कोई और वक्त होता तो वो इनकार कर देता, लेकिन इस वक्त वो मजबूर था। जल्द आ जाऊंगा, इसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। हम इंतज़ार करेंगे। दोनों ने दिल पर पत्थर रखते हुए इसे अलविदा किया। इनसे मिलकर वो वापस अस्पताल आया, वहाँ से आयमा को लिया और सीधा एयरपोर्ट पर चला आया। उनकी मंजिल कनाडा थी। बर्फ़ से ढकी गलियां, गाड़ियां, दरख्त, हर चीज़ चांदी की लग रही थी। ठठरते करते हुए वो दोनों तबरेज़ के अपार्टमेंट के सामने पहुंचे थे। आयमा को एक तरफ खड़ा करके उसने बेल पर अपना हाथ रखा। सर्दी के बायस वो दोनों अपने हाथ मसल रहे थे। अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ करीब होती जा रही थी। फिर अगले ही पल तबरेज़ ने दरवाज़ा खोलकर इन दोनों को हैरत से देखा। उसके चेहरे पर उड़ी हवाइयाँ साफ महसूस हो रही थी। आप दोनों? तबरेज़ ने अकलाते हुए कहा। क्यों, हम दोनों नहीं आ सकते? सिकंदर ने मसनूई गुस्से से कहा। नहीं नहीं, आ जाए, ऐसी बात नहीं, पर अगर बताकर आ जाते तो। पीछे हटते हुए इसने इन्हें रास्ता दिया। फिक्र नहीं करो, तुमसे खाना नहीं पकवाएंगे। सिकंदर मुस्कुराया। तबरेज़, अब आप भी जाओ, मैं खाना लगा चुकी। निस्वानी आवाज़ पर इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तबरेज़ का सर झुक गया था। वो तीनों वहाँ बुत बने खड़े थे। जब एक 2 साल का बच्चा वहाँ भागता हुआ, हाँ मम्मा आपको बाबा मम्मा आपको बुला रही हैं। ये कौन अंकल आंटी हैं? तबरेज़ की पैंट को खींचते हुए पहले इस बच्चे ने इतला दी, फिर उसके बाद सिकंदर और रायमा की तरफ अनजान नज़रों से देखते हुए तबरेज़ से सवाल किया। रमज़ान, तुम अभी जाओ यहाँ से। तबरेज़ ने झुकते हुए इस बच्चे को अंदर भेजना चाहा, लेकिन वो ज़िद्दी बच्चों की तरह वहीं अकड़ कर खड़ा हो गया। तबरेज़ में दरवाजे के करीब खड़े हुए इन 2 लोगों को देखकर किंजा की ज़ुबान पथराई थी। सिकंदर और किंजा एक दूसरे को पहचान चुके थे। सारा मामला सिकंदर की समझ में आ गया था। अगर उसे पहले पता होता तो वो कभी इधर ना आता। किंजा, तुम भाभी को लेकर अंदर जाओ, भाई आप मेरे साथ आएँ। तबरेज़ किंजा से कहते हुए सिकंदर को दूसरे कमरे में ले गया और किंजा आयमा को एक अलग कमरे में। रमज़ान भागता हुआ अपने माँ के साथ कमरे में घुसा था। इसे इनकी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी महसूस हुई थी। आयमा नहीं जानती थी कि उस रोज़ सिकंदर और तबरेज़ में क्या बात हुई, किंजा से उसने शादी क्यों की। इसे इन चीज़ों में दिलचस्पी कभी महसूस ही नहीं हुई। तुम सोई नहीं अभी तक? सिकंदर ने आयमा को ख्यालों में गुम बैठा देखकर अपनी आवाज़ से उसे माजी से हाल में धकेला। कुछ यादें हमेशा साथ रह जाती हैं, कुछ चीज़ें कभी नहीं भूलती। ऐसे ख्वाब मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ सकते। वो लम्हात मुझे हमेशा याद आते रहते हैं। वो धीमे लहजे में बोली। कितनी मुश्किल बातें करती हो तुम कभी कभी। सिकंदर ने बुरा सा मुँह बनाया। अब माजी में जाने की बारी उसकी थी। तबरेज़, क्या हम सौतेले हैं? इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे छुपाई। अम्मी बाबा नहीं तो मुझे ही बता देते। तुम्हें पता है मैं कितना दुख महसूस कर रहा हूँ। सफ़र बहुत पुराना था, माजी का था, मंजर भी धुंधला था, मगर उसकी बाज़गश्त अब भी ताज़ा थी। जहन के पर्दे पर मीठे मीठे नकूश अभी तक कायम थे। दिमाग की परतों में सबसे आखिरी परत पर इन 2 लोगों का अक्स था। मीलों दूर स्पेन के शहर मैड्रिड का कमरा और उधर बैठे हुए 2 नफूस, जिनमें से एक सख्त शर्मिंदा था और दूसरा सख्त नाराज़। एक मुसलसल इससे पूछताछ किए जा रहा था, दूसरा हमारे खिफत के झुका चला जा रहा था।
भाई आई एम सॉरी, मैं मजबूर था। अपना झुका सर उठाकर वो बस इतना ही कह सका। तबरेज़ मेरे भाई, 4 साल पहले जब वो लड़की हमारे घर आई थी तो हमने तुम्हें इस वक्त भी समझाया था कि उसकी वालिदैन की मौत में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वो सिर्फ एक हादसा था, एक इत्तेफाक था जो एक ही दिन पेश आया था। खुद को कसूरवार समझना बंद करो। वो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह नरम लहजे में से समझा रहा था। आई एम सॉरी वो फिर से यही कह सका। सिकंदर ने चौंक कर इसकी सिमत देखा। वो यहाँ तक कैसे आई और तुम लोगों ने शादी कब की? लबनान में ही कर ली थी। उसकी पेरेंट्स की डेथ के 1 हफ्ते बाद वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रही थी और अम्मी ने भी उससे इतनी लड़ाई की थी। वो सिर्फ मदद ही मांगने आई थी। हमारे घर में पड़ोसी होने की हैसियत से ही अगर हम उनकी मदद कर देते तो क्या चला जाता। उसका शर्मिंदा लहजा अब शिकायती लहजे में बदल चुका था। और फिर हमदर्द बनकर तुमने पड़ोसी और क्लास फेलो होने का हक निभाया। ग्रेट सिकंदर, तंजिया गोया हुआ। मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा कि तबरेज़ तुमने इसकी मदद क्यों या उससे शादी क्यों की। दुख मुझे इस बात का कि तुमने हमें भी इतना भी नहीं अपना समझा कि अपनी बातें, अपने फैसले हमसे शेयर कर सको। आई एम सॉरी। वो एक बार फिर गोया हुआ। सिकंदर ने खुफगी से उसे देखा। कितनी सॉरी कहोगे और कितनी माफ़ी मांगोगे? जो होना था वो हो चुका। तुमने तो ये तक नहीं पूछा कि हम इतनी दूर से बगैर बताए क्यों चले आए। वो नाराज़ लहजे में तबरेज़ को शर्मिंदा कर रहा था। दिल से खुफगी छट चुकी थी। आई एम सॉरी भाई इसके मुंह से खुद ही फिसला था और फिर वो दोनों हंस दिए। हद होती है। अच्छा ये बताओ मेरा भतीजा कितने साल का है? माहौल बदल चुका था, सवाल भी बदल गए थे। 2.25 साल का है, तबरेज़ ने शर्मिंदगी से कहा। माशाल्लाह, मतलब लबनान में ही सब कुछ हो चुका था। ना चाहते हुए भी सिकंदर तंज कर बैठा। आई एम सॉरी, आप बताएं इस कदर जल्दी में यहाँ कैसे? तबरेज़ ने फुर्सत से बात का रुख पलट दिया। जब हसद किसी जिस्म में बसेरा कर जाए तो फिर वो ये नहीं देखती कि मैं जिन्हें अपनी ग़िज़ा बनाना चाहती हूँ वो मेरा अपना खून है। बस वो तो चाट जाती है, दीमक की तरह जिस्म को बोदा बोदा कर देती है। क्यों पहेलियाँ भिजवा रहे हैं? सीधी तरह बताएं। तबरेज़ ने अपनी उलझन आया की। हूरजहाँ मामी, तबरेज़ बहुत बुरी तरह गिर चुकी हैं। मुझे न मालूम किस चीज़ ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया था, लेकिन ये एक बात मैं जानता हूँ कि वो अब अपने अलावा कुछ नहीं देख पा रही हैं। वो अपने बुखौल में बुरी तरह कैद हो रही हैं। वो ये तक नहीं जानती कि अपने जनाजे पर अश्क बहाने वालों की तादाद कम कर रही हैं। सिकंदर जैसे खुद से मुखातिब था। मैं अभी तक नहीं समझा। और फिर उसके बाद सिकंदर ने अलिफ से लेकर ये तक की सारी कहानी उसे सुना दी। बशीर के ऊपर जो गुजरी वो तक बताया। तबरेज़ शदीद हैरान हुआ था और उसे होना भी था। हूरजहाँ ने अपना अक्स जो इतना सुथरा बनाया हुआ था। कनाडा में रहकर उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद तरकीब दी थी, जिसमें हाला को हवेली से निकालना अव्वल और हूरजहाँ से इंतकाम दोम था। तवील सफ़र के बाद दिमाग की ये अंदरूनी परत दर परत का सफ़र तय करके हालिया यादाश्त पर आ लौटी थी। नीम अंधेरे कमरे में सिकंदर ने आयमा को देखा। वो सो चुकी थी, लेकिन वो इसे सोने का कहकर अब खुद जाग रहा था। उसका मकसद कामयाब हो गया था। हाला हवेली से निकल आई थी, लेकिन किस्मत उसे सबीहा के घर ले आई थी, जिससे दोबारा मिलने का इन सब ने सिर्फ तसव्वुर ही किया था। बहुत मेहनत लगी थी उन्हें। इन सब में बहुत साल इंतज़ार किया था चिड़िया की रहाई का। कनाडा जाने के बाद हर 6 महीने बाद तबरेज़ और सिकंदर अपने वालिदैन से मिलने आ जाते। हफ्ता 10 दिन इनके पास गुजार कर फिर चले जाते। लम्हा लम्हा सिकंदर की शर्मिंदगी में इजाफा कर रहा था। अपने बूढ़े वालिदैन को अकेले छोड़ाना और फिर उनकी शादी के इसरार पर हर बार उन्हें इनकार करके तकलीफ़ पहुँचाना, मगर किस्मत ने इसकी शर्मिंदगी कम कर दी थी। 5 साल बाद आयशा नाज और उबैद साहब मरी से लौटते हुए कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। सिकंदर और तबरेज़ दोनों पाकिस्तान लौट आए, मगर आखिरी वक्तों में उनके पास ना होने का मलाल इन्हें ताउम्र रहना था। सरसे में नवाज ने सरदारी संभालने के बाद कसरे उबैद से जुड़े हर फर्द से अपने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। हस कम जहाँ पाक किस्सा तमाम हुआ। 2 ख़ानदान एक ही इलाके में ऐसे जी रहे थे कि मौत या पैदाइश हर चीज़ से बेबहरा थे। सिकंदर अब खुद भी सोने के लिए लेट गया। इन्हें जल्द से जल्द सालार को सबीहा के घर भेजना था। चिलचिलाती धूप में हल्की हल्की ठंड की आमेज़श थी। कितार दर कितार बनी दुकानों में इस वक्त मामूल की आवाज़ें आ रही थी। पहली 2 दुकानों को छोड़कर तीसरी दुकान में इस वक्त गर्दो गुबार उड़ रहा था। जुरैज इस वक्त अपनी नई दुकान में झाड़ू निकालने में मसरूफ़ था। बीच बाज़ार में मौजूद इस दुकान के एक तरफ स्नूपी की फ्रेंचाइज थी, दूसरी तरफ एक कॉस्मेटिक शॉप। कचरे को एक तरफ लाकर बस वो इसे समेटने की तैयारी कर रहा था कि जेब में रखा इसका मोबाइल बजने लगा। बेजार शक्ल बनाकर इसने अपने हाथ झाड़े। कोई चीज़ ना मिली तो अपने कुर्ते से ही हाथ रगड़ कर साफ किया। फिर जेब से अपना चमकता हुआ मोबाइल निकाला, जो अब खामोश हो चुका था। नंबर देखने का बस इसने सोचा ही था कि कॉल फिर आने लगी। वो सलार था। मुस्कुराते हुए इसने फ़ोन कान से लगाया। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम तो उस रोज़ रास्ते में मिलने वाली उस लड़की का जिक्र करके उससे मिलवाना ही भूल गए। सलार की शरारती आवाज़ स्पीकर पर उभरी। ओह, तो मतलब तुमने अपने काम से फ़ोन किया? जुरैज फ़ोन कान से लगाए लगाए अपनी दुकान यूं ही छोड़कर बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ वो लड़की आंटी में कितनी मिलती है, और मेरा और इसका फादर नेम भी एक ही है ना? हाँ, तो फिर तो बहन हुई ना तुम्हारी। जुरैज ने तो वैसे मजाक में कहा था, लेकिन सलार को ये बात दिल तक उतरती महसूस हुई थी।
वो यकलख्त खामोश हो गया था। हेलो, जुरेज ने खामोशी महसूस करके जांचना चाहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, फिर कब मिलवा रहे हो तुम? उसने जल्दी से खुद पर काबू किया। हाँ, आ जाओ आज। ठीक है, घर पहुँच जाऊँगा तुम्हारे आज शाम तक। ओके, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखकर जुरेज को एहसास हुआ कि वो काफ़ी दूर आ चुका है। यहाँ आसपास ज़्यादा रश भी नहीं था। खुद को कोसते हुए वो वापसी के रास्ते पर चलने लगा। गली में एक कोने पर एक माजूर लड़का बिसाकी के सहारे चल रहा था। जुरेज इसे देखकर आगे बढ़ने लगा। इसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे कि तीनों बाश लड़के भागते हुए आए और इस लड़के को पुश से धक्का दिया। जुरेज ने पलटकर गुस्से से इन लड़कों को देखा। धक्का खाते ही वो लड़का औंधे मुंह गिरा था। पीछे से एक लड़के ने इसके साथ गिरी बिसाखी उठाई। वो तीनों लड़के इसके गिर चक्कर काटते हुए इसका तमस्खर उड़ा रहे थे। जुरेज का अपनी जगह खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। अपनी आदत से मजबूर होकर वह तेज़ी से इस लड़के को उठाने के लिए बढ़ा जिस लड़के ने इसकी बिसाखी थाम रखी थी। जुरेज ने पीछे से इसके सर पर वार किया। वो लड़का एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया मगर बिसाखी उसके हाथ में थी। इन तीनों ने ही मारने वाले की सिमत देखा। गुस्से में आकर इसके साथी ने जुरेज के घूंसा रसीद करना चाहा मगर इसने झुककर खुद को बचा लिया और मौका पाते इसकी नाक पर वार किया। वो लड़का बिलबिला उठा। 2 लड़के एक साथ उस पर हमलावर हुए। शुरू में तो इसने खुद को बचाया मगर फिर पिटने लगा। वो मजूर लड़का चमकती हुई निगाहों से इनको देख रहा था। अचानक से इसके मुंह से कराह निकली। जुरेज ने पलटकर उसकी सीमत देखा। इन 2 लड़कों की गिरफ्त भी ढीली महसूस हो रही थी। जुरेज ने एक झटके से खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़ाया। वो फौरन इस माजूर लड़के की जानिब बढ़ा। फिर इससे पहले कि वो इस लड़के को उठाता, पीछे से इसके सर पर किसी ने ऐसा वार किया कि इसे दिन में तारे नजर आने लगे। इसके बेहोश हो जाने के बाद वो मजदूर लड़का मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और आगे बढ़कर एक लड़के का कंधा थपथपाकर उसे दाद दी। इन चारों ने उसे डंडा डोली करते हुए करीब खड़ी गाड़ी में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मिशन सक्सेसफुल। इनमें से एक लड़के ने किसी को फ़ोन पर कहा था। ओके, वेल डन। एक सरसराती हुई भारी आवाज़ फ़ोन पर गूंजी थी। इन अगवाकारों की गाड़ी अब सड़क पर रवां दवां थी।